नमस्कार। आज हम भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति की बात करने वाले हैं जिनका कार्यकाल कह सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आर वेंकटरमन की। एक ऐसा नाम जिन्होंने उस दौर में संविधान के संरक्षक की भूमिका निभाई जब देश राजनीतिक अस्थिरता के एक भयानक तूफान से गुजर रहा था। उनके फैसलों ने भारतीय लोकतंत्र को एक नई दिशा दी। तो चलिए सबसे पहले एक आम गलतफहमी को दूर कर लेते हैं। भारत के 8वें राष्ट्रपति का नाम अक्सर गलत लिया जाता है। कई लोग उन्हें आर.डी. शर्मा कहते हैं, लेकिन सही नाम है आर वेंकटरमन। अब ये जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि उनके काम और उनके ऐतिहासिक संवैधानिक फैसलों को सही व्यक्ति के साथ जोड़ना इतिहास को सही ढंग से समझने के लिए बेहद जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उनके कार्यकाल को भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा कहा ही क्यों जाता है? ऐसा क्या हो रहा था उस वक्त देश में जिसने राष्ट्रपति के पद को इतना ज्यादा अहम बना दिया था? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं कि ये हमारे लोकतंत्र के लिए आज भी क्यों मायने रखता है। सबसे पहले उस दौर के माहौल को समझना होगा। देखिए, 1987 से 1992 तक का जो समय था वो एक संवैधानिक तूफान जैसा था। देश में एक के बाद एक कमजोर और अल्पमत वाली सरकारें बन रही थी और गिर रही थी, बिल्कुल ताश के पत्तों के घर की तरह। इसने एक ऐसा राजनीतिक संकट पैदा कर दिया था जो पहले कभी नहीं देखा गया। जरा कल्पना कीजिए उस समय की। राजीव गांधी के बाद किसी भी पार्टी को साफ बहुमत नहीं मिल रहा था और यहीं से शुरू हुआ अल्पमत सरकारों का दौर। ऐसे में सबकी नजरें राष्ट्रपति भवन पर टिक गईं, क्योंकि अब राष्ट्रपति को अपनी सूझबूझ और विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल करना था। पूरे देश में एक अनिश्चितता का माहौल था। किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। और इस बड़े संकट के बीच देश के सारथी थे आर वेंकटरमन। उनका तजुर्बा, कानून की गहरी समझ और स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि, इन सब ने मिलकर उन्हें इस मुश्किल घड़ी के लिए शायद सबसे सही व्यक्ति बनाया था। वो एक शांत और मजबूत इरादों वाले व्यक्ति थे जो बड़े से बड़े दबाव में भी अपना संयम नहीं खोते थे। उनका जन्म तमिलनाडु के तंजावुर में हुआ था। कानून की पढ़ाई की और फिर सीधे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तो जेल भी गए। कहते हैं कि जेल में भी वो अपने साथी कैदियों को कानून के बारे में पढ़ाते थे। इससे पता चलता है कि देश और उसके संविधान के प्रति उनकी निष्ठा कितनी गहरी थी। राष्ट्रपति बनने से पहले भी उनका करियर बहुत शानदार रहा। वो 1971 के युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री थे और बाद में उपराष्ट्रपति भी रहे। इन पदों पर रहते हुए उन्होंने शासन और संविधान की बारीकियों को बहुत करीब से समझा था और यही अनुभव बाद में उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के लिए बहुत ही अहम साबित हुआ। तो अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर। आखिर वेंकटरमन ने उन मुश्किल हालात में संविधान की शक्ति का इस्तेमाल किया कैसे? उनके पास कौन-कौन से संवैधानिक हथियार थे? चलिए देखते हैं कि कैसे उन्होंने इन शक्तियों का इस्तेमाल करके देश को एक बड़े संकट से बाहर निकाला। उनका सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया अधिकार था अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। सोचिए, जब लोकसभा में किसी भी पार्टी के पास बहुमत ना हो, जैसा 1989 में हुआ था, तब राष्ट्रपति का विवेक ही ये तय करता है कि सरकार बनाने का मौका किसे दिया जाए। और उन्होंने इस शक्ति का बड़ी समझदारी से इस्तेमाल किया। अपने कार्यकाल में उन्होंने 3 अलग-अलग प्रधानमंत्रियों को नियुक्त किया। पहले वीपी सिंह, फिर चंद्रशेखर और फिर पीवी नरसिंह राव। हर बार उन्होंने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की कि जो भी सरकार बनाने का दावा कर रहा है, उसके पास सदन का विश्वास हासिल करने की क्षमता हो, ताकि देश में स्थिरता बनी रहे। उनका दूसरा महत्वपूर्ण अधिकार था अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग करना। जब कोई सरकार बहुमत खो देती और कोई दूसरी सरकार बनने की भी कोई संभावना नहीं दिखती, तो उन्होंने नए चुनाव का रास्ता साफ किया। ये एक ऐसा फैसला था जो उन्होंने हमेशा संवैधानिक दायरे में रहकर लिया, मनमाने ढंग से नहीं। अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन, ये हमेशा से एक विवादास्पद शक्ति रही है, लेकिन वेंकटरमन ने इसके अंधाधुंध इस्तेमाल पर रोक लगाई। मिसाल के तौर पर जब तमिलनाडु में राजनीतिक संकट आया तो उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले कानूनी राय ली और पक्का किया कि इसका दुरुपयोग न हो। इसके अलावा अनुच्छेद 111 के तहत उन्होंने संसद से पास हुए बिलों की भी बहुत बारीकी से जांच की। एक बार तो एक ऐसा बिल आया जो उन्हें लगा कि संविधान की मूल भावना के खिलाफ है,
उन्होंने इस पर सवाल उठाए और आखिरकार उस बिल को वापस लेना पड़ा। ये दिखाता है कि वो कितने सजग थे। तो ये तो थे संवैधानिक अधिकार। अब देखते हैं कि असल में किन बड़ी घटनाओं के दौरान इन शक्तियों का असली इम्तिहान हुआ और कैसे आर वेंकटरमन ने इन तूफानों का सामना किया। ये टाइमलाइन दिखाती है कि उनका कार्यकाल चुनौतियों से किस कदर भरा हुआ था। 1989 में कांग्रेस हारी और पहली बार एक गैर कांग्रेसी गठबंधन सरकार बनी। फिर 1990 में मंडल आयोग को लेकर देश में सामाजिक तनाव अपने चरम पर था और 1991 में राजीव गांधी की हत्या ने तो पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और एक गहरे संकट में डाल दिया। इसी गहरे संकट के बीच उनका एक फैसला देश को संभालने में बहुत अहम साबित हुआ। उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। उन्हें लगा कि राव एक अनुभवी और काबिल नेता हैं जो देश को इस मुश्किल से बाहर निकाल सकते हैं। और सच में इस एक फैसले ने उस दुख और अनिश्चितता की घड़ी में देश को एक स्थिर नेतृत्व दिया। तो इन सब घटनाओं और फैसलों के बाद हम क्या कह सकते हैं? आर वेंकटरमन की विरासत क्या है? इतिहास उन्हें किस रूप में याद रखता है और हम उनसे क्या सीख सकते हैं? उनकी पहचान इन 3 बिंदुओं में सिमटी हुई है। वो भारत के सबसे संवैधानिक रूप से सक्रिय राष्ट्रपतियों में से एक थे। उन्होंने अल्पमत सरकारों के दौर में लोकतंत्र की ढाल बनकर रक्षा की और सबसे बड़ी बात, उन्होंने ये साबित कर दिया कि भारत का राष्ट्रपति सिर्फ एक रबर स्टैंप नहीं है बल्कि संविधान का एक सजग प्रहरी है। इस एक वाक्य में उनके पूरे कार्यकाल का सार छिपा है। उन्होंने अनुच्छेद 75 और 356 यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति और राष्ट्रपति शासन, इन 2 सबसे संवेदनशील शक्तियों का बेहद संतुलित इस्तेमाल किया। उनके दौर में ही राष्ट्रपति पद की असली शक्ति और गरिमा लोगों के सामने साफ तौर पर आई। अगर कोई उनके विचारों और संवैधानिक व्याख्याओं को और गहराई से समझना चाहे तो उनकी लिखी किताबें माय प्रेसिडेंशियल ईयर्स और रोल ऑफ द प्रेसिडेंट जरूर पढ़नी चाहिए। ये किताबें उनके फैसलों के पीछे की सोच को समझने में मदद करती हैं। और अंत में ये एक बड़ा सवाल, जब देश संकट में हो तो राष्ट्रपति की भूमिका क्या होनी चाहिए? क्या उन्हें बस एक मूक दर्शक बने रहना चाहिए या फिर संविधान के एक सक्रिय संरक्षक के तौर पर आगे आना चाहिए? आर वेंकटरमन के कार्यकाल ने इस सवाल का एक बहुत ही स्पष्ट जवाब दिया, एक ऐसा जवाब जिसे हमें आज भी याद रखने की जरूरत है।